फंजाई की इस हैरतअंगेज और बिल्कुल पोशीदा खुर्दबीनी दुनिया में खुशामदीद। आज की इस तफसीली जायजे में हम सीधा इन जानदारों की साख्त, इनकी ज़बरदस्त पेचीदगियों और इनकी बका के कुछ हैरानकुन राजों पर बात करेंगे। मतलब ज़रा सोचें, ये एक ऐसी पुरस्रार दुनिया है जो हर वक्त, जी हाँ बिल्कुल हर वक्त, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन नज़रों से मुकम्मल तौर पर ओझल रहती है। तो चलें बिना किसी ताखीर के शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हम माइकोलॉजी का थोड़ा सा तारुफ देखेंगे, फिर बात होगी फंजाई की मुख्तलिफ अशकाल और उनकी साख्त पर, और आखिर में हम उनकी गैर जिनसी तौलीद यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो हम अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी माइकोलॉजी का तारुफ और उसके चंद बुनियादी तसव्वुरात। देखें, साइंस की वो शाख जिसमें ख़ास तौर पर फंजाई का मुताला किया जाता है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं, और वो तमाम बीमारियां जो इन फंजाई की वजह से इंसानों में या फिर दूसरे जानदारों में पैदा होती हैं उन्हें तिब की ज़बान में माइकोसिस कहा जाता है। ये 2 बुनियादी इस्तिलाहात ऐसी हैं जो लैब के अंदर और बाहर हमारी आज की इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद बनेंगी। अच्छा, अब हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं जो कि फंजाई की मुख्तलिफ अशकाल और उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। यहाँ फंजाई की 2 बड़ी इकसाम के एक बड़ा ज़बरदस्त मुवाजना मौजूद है। एक तरफ तो खमीर हैं जिन्हें हम यीस्ट्स कहते हैं। ये बिल्कुल सादा से यकखलवी यानी यूनिसेल्यूलर होते हैं और आम तौर पर बस बडिंग के अमल से अपने नए खलियात बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा कसीर खलवी फंजाई को देखें। ये खासी पेचीदा होती हैं। ये लंबी लंबी तारों जैसे रेशे बनाती हैं जिन्हें हाइफे कहा जाता है, और फिर ये हाइफे आपस में मिलकर एक बहुत ही घना और मजबूत जाल सा बना लेते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इमारत का बुनियादी ढांचा हो। इस बडिंग के अमल को अगर ज़रा करीब से समझें तो होता कुछ यूं है कि पेरेंट सेल यानी बुनियादी खुलिये की दीवार में एक छोटा सा सुराख बनता है। फिर उसमें से अंदरूनी मादा, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, बाहर की तरफ निकलकर एक नया खुलिया बनाता है। जब ये नया खुलिया अलग होता है तो उसे ब्लास्टोस्पोर कहते हैं। लेकिन, और ये बात वाकई हैरानकुन है, कभी कभार ये अलग होने के बजाय आपस में जुड़े रहते हैं और लंबे हो जाते हैं। इन लंबी साख्तों को हम सूडो हाइफे का नाम देते हैं। अब ज़रा कसीर खलवी फंजाई के अंदरूनी पाइपलाइन सिस्टम की बात करते हैं। इनके रेशों यानी हाइफे की 2 बड़ी अक़साम हैं। पहली किस्म सेप्टेट हाइफे कहलाती है। इसमें रेशों के अंदर खुलियों को अलग करने वाली वाज़े दरमियानी दीवारें मौजूद होती हैं। दूसरी तरफ नॉन सेप्टेट हाइफे हैं जिनमें ऐसी कोई रुकावट या दीवार नहीं होती। इसे बस एक खुली और मुसलसल नाली समझ लें। ये फ़र्क हकीकत में कैसा नज़र आता है? वेल, एस्परजिलस के हाइफे बिल्कुल सीधे और मुतवाज़ी होते हैं, और उनमें बने हुए ये छोटे छोटे खाने वाज़े तौर पर सेप्टेट होने की निशानदेही करते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स म्यूकर के हाइफे काफ़ी बेकायदा शक्ल के होते हैं। इनमें कोई दरमियानी दीवारें नहीं होती, तो ये नॉन सेप्टेट हाइफे की एक परफेक्ट क्लासिक मिसाल है। अब जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ी सी खतरनाक भी है और लाजवाब भी। डायमॉर्फिक फंजाई। ये वो जरासीमी फंजाई हैं जो हालात और ख़ास तौर पर दर्जा हरारत के हिसाब से बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी के किरदारों की तरह अपनी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखती हैं। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो ये यीस्ट की तरह सिंगल सेल बनकर रहेंगी या फिर मोल्ड की तरह पेचीदा माइसीलियम बना लेंगी। है ना कमाल की बात? अब यहाँ एक बहुत ही मंतकी सा सवाल जहन में आता है। इतनी सारी हैरत अंगेज सलाहियतों और अलग अलग अंदरूनी साख्तों के होते हुए ये जानदार इतनी तेज़ी से और इतने मौसर तरीके से अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं? इनकी ये क्लोनिंग आखिर होती कैसे है? और यही सवाल हमें सीधा आज के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। हमारा तीसरा और आखिरी हिस्सा, फंजाई की गैर जिनसी तौलीद यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, लेबॉर्ट्री में तशखीस के लिए फंजाई के मखसूस गैर जिनसी स्पोर्स की पहचान होना इंतहाई ज़रूरी है। इन्हें ख़ास तौर पर 5 अहम इक़साम में तकसीम किया गया है। ये हैं ब्लास्टोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स, कोनीडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। इनमें से हर एक के बनने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है। अब फंजाई के इन तमाम तौलीदी तरीकों को अगर एक साथ रख कर समझा जाए तो ये पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प लगती है। ये 5 इकसाम एक तरह से फंजाई की क्लोनिंग का मुकम्मल मैनुअल हैं। तो चलें एक एक करके इनकी साख्त की तफसील में चलते हैं। सबसे पहले ब्लास्टोस्पोर्स। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले खमीर या ईस्ट के बडिंग प्रोसेस में डिस्कस किया था, ये बिल्कुल वही चीज़ है। एक बुनियादी पेरेंट खलिया होता है, उस पर एक छोटा सा उभार निकलता है, फिर वो बड़ा होता है और आखिरकार अपने पेरेंट सेल से कट कर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए अलग हो जाता है। बड़ा ही सादा और सीधा सा तरीका है। इसके बाद आर्थ्रोस्पोर्स की बारी आती है। ये अमल मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अजीब और ज़बरदस्त लगता है। होता यह है कि एक पूरा लंबा हाइफा खुद ब खुद मुख्तलिफ टुकड़ों में टूट जाता है।
ये टुकड़े आमतौर पर चौकोर या फिर थोड़े गोल से होते हैं और हर एक टुकड़ा एक मुकम्मल अलहदा स्पोर के तौर पर काम करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लंबी ट्रेन के डिब्बे अलग कर दिए जाएं और हर डब्बा खुद एक इंजन बन जाए। तीसरे नंबर पर कोनिडिया हैं। ये स्पोर्स एक बड़े ही खास किस्म के हाइफा पर नमूदार होते हैं जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं, या फिर कभी कभार ये बराह रास्त हाइफा की साइड पर भी उगाते हैं। इनकी दो बड़ी वाज़ेह अक़साम देखने को मिलती हैं, माइक्रोकोनिडिया जो कि सिर्फ एक खुलिये के बने होते हैं, और मैक्रोकोनिडिया जो कसीर खुलवी यानी मल्टी सेलुलर साख्त रखते हैं। चौथी किस्म क्लेमाइडोस्पोर्स यानी क्लेमाइडोस्पोर्स की है। अगर हम इन्हें फंजाई के बख्तरबंद स्पोर्स कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब हालात बहुत सख्त होते हैं तो हाइफे का एक खुलिया खुद को मुकम्मल गोल कर लेता है और अपनी बैरूनी दीवार को गैर मामूली तौर पर सख्त और मोटा बना लेता है। ये बख्तरबंद साख्त इन्हें इंतहाई मुश्किल माहौलियाती हालात का मुकाबला करने और जिंदा रहने में ज़बरदस्त मदद देती है। और आखिर में स्पोरेंजियोस्पोर्स, इनके बनने और फिर आज़ाद होने का अंदाज बड़ा ही ड्रामाई है। ये सारे स्पोर्स एक मुकम्मल तौर पे बंद थैली के अंदर बनते और परवान चढ़ते हैं, जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। फिर जब ये बीजें बिल्कुल बालिग और मैच्योर हो जाते हैं तो ये बैरूनी थैली एक धमाके से फटती है और सारे स्पोर्स एक ही वक्त में हर तरफ बिखर जाते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उभरता है, अगर ये छोटी छोटी खुर्दबीनी फंजाई ना सिर्फ दर्जा हरारत के हिसाब से अपनी शक्लें बदल सकती हैं बल्कि 5 बिल्कुल मुनफरिद तरीकों से अपनी क्लोनिंग और अफजाइश नस्ल भी कर सकती हैं, तो फिर ज़रा सोचें कि ज़मीन पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द और कैसी कैसी हैरत अंगेज़, पेचीदा और पोशीदा चीज़ें मौजूद होंगी जिनसे इंसानियत आज भी मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ है। इसी फिक्र अंगेज़ सवाल के साथ हमारा आज का ये मालूमाती सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचता है।